बक्सर के जनता के हम प्रणाम करता ने मंच पर विराजमान बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री महादलितों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करने वाले श्रीमान जीतन राम मांझी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, बिहार के नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे सांसद श्री अश्विनी जी, श्रीमान स्वामीनाथ तिवारी जी, श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, बिहार के पूर्व मंत्री श्रीमान सुखदा पांडे जी, डॉक्टर संजय पासवान जी, श्रीमान सुनील सिंह, श्रीमान राम कुमार सिंह, श्रीमान नरेंद्र सिंह, श्रीमान दानिश रिजवान, श्रीमान विनोद सोनकर, श्रीमान सुधीर शर्मा, श्रीमान राजेंद्र सिंह चौहान, श्रीमान मोहनदास गुप्ता, श्रीमान दयाशंकर सिंह, सुश्री जानकी साहनी, श्री अरविंद पांडे, श्रीमान राजवंशी जी, श्रीमती निवेदिता सिंह, युवराज चंद्र विजय सिंह, श्रीमान मनोज कुमार सिंह, श्रीमान केशव मौर्य जी, श्रीमान निर्मल सिंह कुशवाहा जी, श्रीमान श्यामल कुशवाहा जी, श्रीमान विजय सिंह, श्रीमान रामचंद्र चंद्रवंशी, श्रीमान पवन सिंह, श्रीमान परशुराम कुशवाहा जी। और इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी शाहपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान विश्वेश्वर ओझा जी, डुमराव से आरएलएसपी के उम्मीदवार श्रीमान राम बिहारी सिंह, बक्सर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान प्रदीप दुबे जी, ब्रह्मपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान विवेक ठाकुर जी, राजपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान विश्वनाथ राम, जगदीशपुर से आरएलएसपी के उम्मीदवार श्रीमान संजय मेहता जी। कोई रह गए? भारत माता की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज बक्सर फिर एक बार आया हूं और बक्सर की धरती अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक ऐतिहासिक अमानत है। ये भूमि शस्त्र की भी है, शास्त्र की भी है। और इस भूमि में
एक दीर्घकालीन इतिहास उसके गर्भ में समाहित हुआ है। ऐसी बक्सर की इस पावन धरती को, मां गंगा को मेरे कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरा और बक्सर का एक विशेष नाता है। और ये नाता होने के कारण बक्सर को मुझ पर वो अधिकार जताने का अधिकार है और मुझे बक्सर पर वो अधिकार जताने का अधिकार है, क्योंकि मैं बनारस वाला हूं, मैं आपका पक्का पड़ोसी हूं और आपका पक्का पड़ोसी होने के कारण आपका मुझ पर हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? तो मेरा भी तो आप पर हक बनता है कि नहीं बनता है? आप मुझे बताइए, इस चुनाव में काशी तो आगे बढ़ जाए, लेकिन बक्सर पीछे रह जाए तो चलेगा क्या? और इसलिए हमें बिहार को भी आगे बढ़ाना है, बक्सर को भी आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, ये बक्सर टूरिज्म का केंद्र क्यों नहीं बन सकता है? जो लोग काशी आए उनका बक्सर आने का मन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बक्सर को एक यात्रा तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, इतनी सरकारें आके गई, उन्हें बक्सर की याद तब आती है जब चुनाव आता है। उनको बक्सर के नौजवानों की याद तब आती है जब उन्हें चुनाव याद आता है। आजकल बिहार में चुनाव की धूम मची हुई है। भाइयों बहनों, वैसे मौसम इस समय बदल जाता है, गर्मी थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ आसमानी ताप, दूसरी तरफ चुनावी गर्मी, और उसके बावजूद भी ये विशाल जनसागर, उधर भी मैं देख रहा हूं बाहर, वहां भी भीड़ ही भीड़ है। मैं इधर भी देख रहा था, लोग ही लोग हैं। ये सारे पोस्टर लगे, उसके उस पार एक और जैसा सभा चल रही है, और इधर तो नजर पहुंच ही नहीं पा रही है। भाइयों बहनों, चुनावी सभाएं तो हमने बहुत देखी है। ये दृश्य कभी देखने को मिल नहीं रहा है जो मुझे इस बार बिहार में देखने को मिल रहा है। कोई कहे ये रैली है, कोई कहे रेला है, मुझे तो लगता है ये परिवर्तन का मेला है। और इसलिए बिहार में परिवर्तन निश्चित मैं देख रहा हूं भाइयों।
25 साल के जुल्म का अंत 8 तारीख को सामने आने वाला है। आप मुझे बताइए, इस चुनाव में लालू जी ने और नीतीश बाबू ने, जिन्होंने बिहार में 25 साल राज किया, 25 साल सरकार चलाई, 25 साल में तो आपके परिवार में बच्चा पैदा हो तो 25 साल में होते होते मां बाप की जिम्मेवारी उठाने की उसमें ताकत आ जाती है। 25 साल कोई कम समय नहीं होता है। ये बड़े भाई छोटे भाई ने 25 साल सरकार चलाई, 25 साल। इस चुनाव में उन्होंने 25 साल के अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो हिसाब दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हर दिन शाम को लालू जी और नीतीश बाबू की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में दोनों कौन किससे ज्यादा आगे हैं उसके गुणगान करते हैं। लालू जी कहते हैं, आज मोदी को मैंने 4 चांटा मार दिया। तो नीतीश जी कहते हैं, नहीं नहीं लालू जी, मैंने तो आज 5 चांटा मार दिया। तो फिर लालू जी कहते, अच्छा कल देखो, कल मैं मोदी जी को 10 चांटे मार के दिखाता हूं। फिर दूसरे दिन मैदान में दोनों उतरते हैं। बिहार के विकास की स्पर्धा नहीं है, चर्चा नहीं है कौन मोदी को कितने चांटे मारता है, कौन मोदी को कितना बदनाम करता है, उसकी स्पर्धा चल रही है। क्या इससे बिहार का भला होने वाला है क्या? लालू जी, नीतीश बाबू, अभी 5-7 दिन बचे हैं। आपके पास जितना कीचड़ है उछाल दो, जितनी गालियां पेंडिंग पड़ी हैं उपयोग कर लो, जितनी हमें पर आरोप करने कर दो। लेकिन लालू जी, नीतीश बाबू, ये समझ लीजिए, जितना कीचड़ ज्यादा उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। ये बिहार की जनता है। अगर पूरे हिंदुस्तान में चाणक्य को पूरी तरह किसी ने पचाया है तो बिहार की जनता ने पचाया है। और बिहार की जनता में राजनीति को समझने की जो सूझबूझ है वो शायद हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। उस बिहार की जनता को गाली गलौज करके आप अब गुमराह नहीं कर सकते हो। ये 90 का कालखंड नहीं है, ये 21वीं सदी है। ये नौजवानों के हाथ में बिहार है। उस बिहार को अब आप तबाह नहीं कर सकते हो। भाइयों बहनों, आखिरकार सामान्य मतदाता मत क्यों डालता है? उसकी लोकतंत्र में श्रद्धा होती है। उसको लगता है कि मैं जिस सरकार को चुनूंगा वो सरकार मेरे लिए काम करेगी। लेकिन भाइयों बहनों, 25 साल में आपके भाग्य के इन्होंने बदला है। मैं जरा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
ये लालू नीतीश जी ने बिहार के नौजवानों का भला किया है, बिहार के किसानों का भला किया है, बिहार की माता बहनों का भला किया है, बिहार के गांव का भला किया है, बिहार के गरीबों का भला किया है, दलित महादलित का भला किया है, पिछड़े अति पिछड़ों का भला किया है। भाइयों बहनों, 25 साल आप वोट देते रहे हैं, बदले में बिहार का भला होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और अगर उन्होंने नहीं किया है तो इस चुनाव में उनको सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जमकर के सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिहार को बर्बाद करने वालों को चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बुरी तरह पराजित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, जब तक आप सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार, अपराध, भाई भतीजावाद, ये बुराइयों को नहीं मिटाएंगे, अच्छाइयों को आना मुश्किल होगा। और इसलिए इस चुनाव में बुराइयों को से बिहार को मुक्त दिलाने का ये चुनाव है मेरे भाइयों बहनों। इस चुनाव में विकास के मुद्दे की चर्चा करने के लिए न लालू जी तैयार है, न नीतीश जी तैयार है। लेकिन मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं। खैर, बिहार में तो उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जरा देश के लोगों को पता चले कि कांग्रेस पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही है। न अखबार में उनका नाम है, न टीवी पे उनका नाम है। 40 सीटें तो वैसे की वैसी एनडीए को उन्होंने दे दी है। 40 सीटें तो मैदान में ही कोई नहीं है। लेकिन मैडम सोनिया जी, आप जरा ये तो बताओ, आपने बिहार में 35 साल राज किया, 35 साल कांग्रेस ने राज किया है बिहार में। ये बिहार को बर्बादी के लिए आप जिम्मेवार है कि नहीं है? क्या बिहार की जनता को आपके कामों का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? लेकिन वो भी यहां आते हैं, अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं, मोदी का हिसाब मांग रहे हैं। अरे ये चुनाव बिहार का है, बिहार की सरकारों ने अपने काम का हिसाब देने का वक्त है। और अगर हिसाब नहीं दोगे तो ये नौजवान अब बिहार की राजनीति से आपको हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगा, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो मेरी सीधी सीधी समझ है, अगर इस देश का हमें भला करना है तो हिंदुस्तान के सभी इलाकों का भला होना चाहिए, सभी समाजों का भला होना चाहिए, शहर का भी भला होना चाहिए, गांव का भी भला होना चाहिए। हम सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, गोवा आगे बढ़ जाए, महाराष्ट्र आगे बढ़ जाए, गुजरात आगे बढ़ जाए, राजस्थान आगे बढ़ जाए, हरियाणा आगे बढ़ जाए, पंजाब आगे बढ़ जाए, तो देश पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकता है। देश तो तब आगे बढ़ेगा, देश तो तब आगे बढ़ेगा जब
हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ेगा, साथ साथ हिंदुस्तान का पूर्वी छोर भी आगे बढ़ना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए, पश्चिम बंगाल आगे बढ़ना चाहिए, आसाम आगे बढ़ना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ना चाहिए, उड़ीसा आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमारा भारत देश ये इलाका पिछड़ा रह गया तो हिंदुस्तान जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए मेरा इरादा है कि पूरे पूर्वी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। हिंदुस्तान में अगर दूसरी हरित क्रांति लानी है तो बिहार से ही आ सकती है। पहली हरित क्रांति पंजाब हरियाणा से आई, दूसरी हरित क्रांति बिहार से आएगी। बिहार के पास भरपूर पानी है, बिहार के पास उपजाऊ जमीन है, बिहार का किसान मेहनतकश भी है, बुद्धिमान भी है। वे अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। आप देखिए, पंजाब में सिर्फ 5 नदियां हैं, 5, लेकिन पंजाब उन 5 नदियों का उपयोग करके कहां से कहां किसानों ने पहुंचा दिया। बिहार के पास जहां देखो वहां नदियां हैं। हमारे बक्सर में क्या पानी की कमी है क्या? लेकिन खेतों में पानी पहुंचता है क्या? हमारी नहरों में पानी है क्या? कौन जिम्मेवार इसके लिए? अरे मनरेगा के इतने पैसे आते हैं, भारत सरकार से आते हैं। आप मनरेगा में यहां की नहरों की सफाई करवा देते, अरे तो भी पानी किसान के खेत में पहुंच जाता और मेरा किसान मिट्टी में से सोना पैदा करके देश का पेट भर देता। लेकिन नहीं किया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यह ऐसा इलाका है जो कभी देश का पेट भरने का ताकत रखता था। आज वहां का किसान अपने बेटे को कहीं नौकरी के लिए चले जाने के लिए उसको समझा रहा है। बूढ़ा मां बाप कहता है, बेटा तुम कहीं जाओ, हम तो बुढ़ापे में गुजारा कर लेंगे। ये स्थिति मुझे बदलनी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव विकास के लिए चुनाव होना चाहिए। कौन विकास करेगा उनको स्वीकार करना चाहिए और विकास के मुद्दे पर बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। हमने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। 1,25,000 करोड़ रुपया ये सामान्य नहीं होता है भाइयों। और पुराने कागज पर लिखे हुए पैसे, लेकिन दिए नहीं थे। ऐसे दूसरे 40,000 करोड़ कुल मिला के हो गया 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, बिहार में 1,65,000 करोड़ रुपया आएगा। बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार के जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, ये 21वीं सदी में बिहार के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भैया? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आज बिजली मिलती है क्या? बिजली मिलती है क्या? और नीतीश बाबू कहते हैं हम यहां के युवक युवतियों को कंप्यूटर देंगे। कंप्यूटर, ये बिना बिजली को कंप्यूटर क्या करेगा? जरा ये तो समझाओ लालू जी। और नीतीश बाबू, आप जो कंप्यूटर देने की बातें करते हो, बिहार के नौजवानों को पूरी तरह पता है कि आपके कंप्यूटर में तो
लालू वायरस लगा हुआ है, लालू वायरस। आपके कंप्यूटर में लालू वायरस चिपका हुआ है और वो लालू वायरस के कारण जंगल राज, अपराध, महिलाओं का उत्पीड़न, अपहरण, यही उसमें से निकल रहा है। और इसलिए ये लालू वायरस वाला कंप्यूटर बिहार के नौजवानों को नहीं चाहिए, बिहारों को जंगल राज नहीं चाहिए, बिहार को अपराधीकरण नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ये बिहार का चुनाव 1,65,000 करोड़ का पैकेज, और उसमें भी हमारे बक्सर की सबसे बड़ी चिंता, इसको हमने 1,65,000 करोड़ के पैकेज में बहुत तो और काम है लेकिन विशेष महत्व दिया है। नेशनल हाईवे 84 बक्सर भोजपुर 48 किलोमीटर सेक्शन 4 लेन करने का करीब 600 करोड़ रुपया देने का निर्णय कर लिया है। न्यू NHW कनेक्टिविटी के लिए 65 किलोमीटर बक्सर से चौसा, रामगढ़ से मोहनिया, करीब करीब 1,000 करोड़ रुपया लगाने का निर्णय किया है। भाइयों बहनों, मैंने कहा बिजली चाहिए बिहार को, 1,65,000 करोड़ के पैकेज में 1,000 करोड़ रुपयों की लागत से 1,300 मेगावाट का बिजली का कारखाना लगाने का हमने संकल्प किया है। मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये विकास करने का हमारा रास्ता है, उनका रास्ता है मोदी को बदनाम करो। हमारा रास्ता है बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं जरा ये महास्वार्थ बंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं, अब इनकी स्थिति क्या है? जब उनका लोकतंत्र में से भरोसा उठ गया, जब जनता में से भरोसा उठ गया, ये चारों तरफ इतनी जबरदस्त रैलियां देख रहे हैं, पहले और दूसरे चरण में ये महास्वार्थ बंधन को लोगों ने साफ कर दिया मतदान करके, तो वे परेशान हो गए हैं और परेशान होकर के अब उनका जनता पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, अब उनका भरोसा बचा है मंत्र तंत्र पर। मुझे बताइए मेरे भाइयों, आप मुझे बताइए, बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? ये 18वीं शताब्दी वाला सोच, तावीज बांध बांध करके देश चलाओगे क्या? बिहार का भला इससे करोगे क्या? अरे बिहार के नौजवान को ये जंतर मंतर नहीं चाहिए, उसको तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास के लिए मेरी बहुत सीधी सादी फॉर्मूला है। मेरा 6 सूत्री कार्यक्रम है, 6 सूत्री कार्यक्रम है। 3 सूत्री है बिहार राज्य के लिए और 3 सूत्री है बिहार के एक एक परिवार के लिए। भाइयों बहनों, ये मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बिहार राज्य के मेरे 3 सूत्र हैं: बिजली, पानी
और सड़क। अगर बिहार को बिजली मिल जाए, उद्योग लग जाएंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जीवन में बदलाव आएगा। पानी मिला तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देगा। अगर सड़कों का जाल बिछा दिया तो बिहार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। और इसलिए बिहार राज्य के लिए बिजली, पानी, सड़क, और बिहार के परिवारों के लिए क्या? अगर बिहार के परिवारों का भला नहीं हुआ और राज्य में सड़कें लग गई तो काम नहीं होने वाला है। तो बिजली, पानी, सड़क का जितना महत्व है उतना ही 3 और सूत्रों का महत्व है। और वो 3 सूत्र है, भाइयों बहनों, जो बिहार के परिवार से लगे हैं, बिहार के हर नौजवान से जुड़े हुए हैं। और वो मेरे 3 सूत्र हैं। पहला है पढ़ाई, दूसरा है कमाई, और तीसरा है दवाई। बिहार के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपया खर्च करके यहां के नौजवानों को बिहार छोड़ के जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसको यहीं पर पढ़ाई मिलनी चाहिए। बिहार से पलायन रुकना चाहिए। नौजवान को रोजी रोटी के लिए शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। यहां पर कमाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए मेरा दूसरा सूत्र है कमाई, और तीसरा बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए, अस्पताल मिलना चाहिए, डॉक्टर मिलना चाहिए। ये पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये विकास के मेरे मंत्र लेकर के मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की चर्चा हो रही है और वे विकास के उनके पास मुद्दे नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ कुछ कहने को नहीं है, हमारी इन तीनों पार्टियों के खिलाफ कुछ कहने के लिए नहीं है। और इसलिए वो झूठ चलाते रहते हैं, झूठ चला रहते हैं। आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण का भूत खड़ा किया जा रहा है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, मैं गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हिम्मत है तो लालू जी जवाब दें, हिम्मत है तो नीतीश बाबू जवाब दें, और हिम्मत है तो मैडम सोनिया जी भी जरा बोल दे। भाइयों बहनों, आरक्षण के संबंध में मैं गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। राजेंद्र बाबू इसी धरती के संतान, संविधान सभा में बैठते थे। संविधान बना तब चर्चाएं होती थी, बाबा साहब आंबेडकर नेतृत्व करते थे, विस्तार से चर्चा होती थी। जब आरक्षण की चर्चा हुई तब देश के संविधान निर्माताओं ने एक बात बहुत ही डंके के चोट पर कही है, पूरी संविधान सभा में कही है कि इस देश में संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, इस प्रकार से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये भारत के संविधान निर्माताओं की चर्चा में साफ साफ नजर आता है। दूसरी बात, सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय 2%, 5% आरक्षण बांटते थे, चुनाव जीतते थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अब आगे किसी को कोई आरक्षण बढ़ाने का हक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अब 50% पर कैप लग गया है, उसके आगे कोई सरकार जा नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
अब किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसमें से कोई न कोई बेईमानी करनी पड़ती है। लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और भी कुछ राजनीतिक दल वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? मैं दलितों को पूछता हूं, मैं महादलितों को कहता हूं, मैं पिछड़ों को कहता हूं, अति पिछड़ों को कहता हूं, एक पाप की योजना बना रहे हैं लोग। पाप की योजना, आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं। 5% आरक्षण दलितों में से, 5% महादलितों में से, 5% पिछड़ों में से, 5% अति पिछड़ों में से, उनमें से निकाल करके संप्रदाय के आधार पर दूसरे संप्रदाय को देने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, अति पिछड़ा होने का क्या कष्ट होता है वो मैंने जिया है। मैं गरीब मां की कोख से पैदा हुआ हूं, मैं चाय बेचते बेच के बड़ा हुआ हूं, और इसलिए आज मैं बिहार के दलितों को, बिहार के महादलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आज मुझे इस षड्यंत्र को खुला करना ये मेरी जिम्मेवारी बन गई है। और मैं पूछता हूं लालू जी को, आरक्षण की इतनी बातें कर रहे हो, जब भारत की संसद में 33% महिलाओं के आरक्षण की बात आई, आपने घोर विरोध क्यों किया? जेडीयू के नेताओं ने घोर विरोध क्यों किया? क्या कारण था? ये महिला विरोधी चेहरा लेकर के घूम रहे हो। और मैडम सोनिया जी, महिलाओं के आरक्षण में रुकावट करने वाले इन दो दलों के साथ आप एक गठबंधन कैसे कर रहे हो, जरा जवाब दो। मैं आज बक्सर की धरती से कांग्रेस को, मैडम सोनिया जी को, लालू जी को, नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाने वालों को गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। जब अभी थोड़े दिन पहले बिहार का एक मंत्री वीडियो कैमरा के सामने भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया, कल एक एमएलए जेडीयू का भ्रष्टाचार करता पकड़ा गया, नोटें ले रहा है, गिन रहा है और 5 लाख मांग रहा है। मैं जरा इन लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के संबंध में चुप क्यों है? इन भ्रष्टाचार के अंदर रंगे हाथ पकड़े गए। और देखिए, अभी तो चुनाव चल रहा है और अभी से बिहार के सौदे कर रहे हैं, सौदे। वो वचन दे रहा है कि सरकार बनाने के बाद ये काम कर दूंगा, अभी मुझे 5 लाख एडवांस में दे दो। मुझे बताइए भाइयों, ये बिहार को बेचने के लिए निकले हुए लोगों को बिहार देना चाहिए? इनको बिहार देना चाहिए? बिहार की सरकार उनकी होनी चाहिए? इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, एक घोर भ्रष्टाचार करने वाले लोग, भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाले लोग, और लालू जी ने तो उनके कैंडिडेट रंगे हाथ पकड़े गए, उन पर कोई एक्शन लेने को भी तैयार नहीं है। उनको लगता है अरे जेल जाने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, तो रुपये लेकर के क्या है। भाइयों बहनों, ये खेल बिहार से बंद करना है और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी साथियों को विजयी बनाइए। सभी नेताओं से आने के लिए आग्रह करता हूं, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और ऐसी चमचमाती धूप में आप जो ताकत दिखाई है, मैं फिर एक बार आपको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।